अरे वही जनक हो जाता है। तो इतिहास का जनक किसको माना जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस। साथ में बोलो हेरोडोट्स, हेरोडोट्स या हेरोडोटस। इतिहास को क्या और इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। देखो इतिहास का जनक पूछते हैं और बच्चे क्या करते हैं? इरेस्टोस्थनीज पे मार के चले आते हैं। इरेस्टोस्थनीज पे कंफ्यूज नहीं होना है, वो भूगोल के जनक हैं। किसके हैं? जियोग्राफी के जनक हैं इरेस्टोस्थनीज। लेकिन हमारा इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। कैसे याद रखोगे? हिस्ट्री में कौन सा अक्षर? एच। हेरोडोटस किससे स्टार्ट? एच से। एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस या हेरोडोट्स। ठीक है। तो बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इतिहास में हमें पढ़ना क्या क्या है। क्या करता है बच्चा? कहीं से भी उठा करके किताब लूसेंट पढ़ने लगता है ना। उठाएगा लूसेंट, अल्ले दनादन शुरू, 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना, और याद कुछ नहीं होने वाला। तो इतिहास सबसे पहले हमारे पास माइंड में होना चाहिए, इतिहास में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है पता लगा। हम कहानी पढ़ते जा रहे हैं और उसी में रस छंद अलंकार सब हमको मिल रहा है। इतिहास में बेसिकली इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है। इतिहास को 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले सबसे प्राचीन, सबसे पुराना इतिहास। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। जो काल है मतलब समय को 3 कालखंडों में बांट दिया गया। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक मतलब सबसे पुराना ऐतिहासिक काल। इसका विच्छेद क्या होता है? प्राक प्लस ऐतिहासिक, है ना। संधि विच्छेद भी पढ़ाया दे रहे हैं साथ में। कौन सी संधि इसमें है बताओ? व्यंजन संधि, है ना। प्रागैतिहासिक। उसके बाद दूसरा कालखंड हम इसको कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल कहने का मतलब ये सबसे पहले वाला, फिर उसके बीच वाला समय, और एक जो है ऐतिहासिक काल जो अभी चल रहा है, एक ऐतिहासिक काल। और चौथा कालखंड किसे कह सकते हैं? जो करंट अफेयर्स में चल रहा है हमारे आसपास, है ना। हमारे समकालीन जो है, मतलब अभी जैसे यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, तो ये भी क्या है? समकालीन हमारे अभी चल रहा है ना। अब ये धीरे धीरे इतिहास बन जाएगा। तो हमारे जो समकालीन चल रहा है वो भी है, वो करंट अफेयर्स में है, वो भी इतिहास का एक अंग है। तभी कहते हैं जितना जल्दी हो सके अच्छी तैयारी कर लो, जल्दी से जल्दी नौकरी ले लो। जितना समय लगाओगे उतना कंटेंट बढ़ता जा रहा है, पर डे कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है, उतना जो है कंपटीशन टफ हो रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके उतना अपना जो है कल्याण करिए। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। बेसिकली हमें 3 पढ़ने, और आगे समकालीन यानी कि अभी जो चल रहा है करंट अफेयर्स में, वो भी इतिहास ही है। प्रागैतिहासिक मतलब क्या होता है? सबसे पहले वाला समय, ये बीच वाला समय और ऐतिहासिक समय। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले देखो इसमें क्या आ सकता है? पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में इसके बाद का काल जो है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सब, हड़प्पा, तो ये सब किसमें आता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब सिंधु घाटी। और ऐतिहासिक काल में देखो, ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। ऐतिहासिक काल में हम लोग सिर्फ भारत का इतिहास पढ़ेंगे अभी, है ना। विश्व का भी इतिहास पूछा जाता है, उसको लास्ट में पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? भारत का इतिहास। तो इसमें सबसे पहले प्राचीन इतिहास। ऐतिहासिक काल में प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत, और उसके बाद देखो ये क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री, ये और ये क्या है? मिडाइवल हिस्ट्री, और ये मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। ये आधुनिक इतिहास। ये कौन सा? आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास कहाँ तक? वैदिक काल, और ये जितना भी काल है सब प्राचीन इतिहास में रहता है। ये मध्यकालीन, जहाँ से विदेशी आक्रमण होने लगे थे, मुस्लिमों को आक्रमण, है ना, 1000 ईसा पूर्व के आसपास, उसके बाद से जब तक ये मुगल काल रहा तब तक। और आधुनिक इतिहास जब से अंग्रेज आना शुरू हो गए तब से। तो इतना हमें पढ़ना है। हिस्ट्री एक बार में थोड़ा क्लियर हुआ होगा हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल,
आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। चलो अब सबसे पहले बता देते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये कहाँ से कहाँ तक का समय जो है ऐतिहासिक काल में आएगा, कहाँ से कहाँ तक का समय आदि ऐतिहासिक में आएगा, और कहाँ से कहाँ तक का समय ऐतिहासिक काल में आएगा, किस आधार पर किया गया इसका विभाजन। तो देखो इसमें क्या क्या समय, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर मिल रही है उसके हिसाब से। तो प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत मिल रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत इसमें मिलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में भी हमें पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे, पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे। पुरातात्विक स्रोत मतलब जो पुरानी चीज़ें खुदाई के दौरान मिल रही हैं। तुम लोग पढ़ा होगा हड़प्पा की सभ्यता से ये निकला, कांसे की मूर्ति निकली है ना, नर्तकी की मूर्ति निकली, तो ये सब पुरातात्विक स्रोत होते हैं। कहीं से जो है घड़ा निकला है ना, तो वो सब पुरातात्विक स्रोत हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में भी पुरातात्विक स्रोत मिल रहे हैं, आदि ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक स्रोत मिल रहे हैं, और ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक स्रोत मिल रहे हैं। गांधी जी जिसमें बकरी बांधते थे वो रस्सी आज तक रखी हुई है ना, सजो कर कहते हैं। और जिस रस्सी पे भगत सिंह फांसी पे झूले थे, काश उसको जो है संजो कर रखते तो आज जो है युवा कुछ प्रेरणा लेता, लेकिन नहीं, जो रखा है वो है। तो पुरातात्विक स्रोत प्रागैतिहासिक काल में भी मिल रहा है, आदि ऐतिहासिक काल में भी मिल रहा है, और ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक स्रोत मिल रहे हैं। इसके बाद क्या है, लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य, यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य इस काल में नहीं मिला है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। लिखना ही नहीं जानते थे, जब लिखना ही नहीं जानते थे हम पढ़ें क्या, पढ़ना भी नहीं जानते थे है ना। जब लिखना नहीं जानते थे तो पढ़ना क्या जानेंगे, ये कह लो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। तो यहाँ प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आदि ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य मिला है, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है। लेकिन लिखित साक्ष्य मिला तो है, लेकिन उसको आज तक कोई डिकोड ही नहीं कर पाया, मतलब अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। डॉक्टर साहब थे ये लोग, क्या लिखते हैं कोई पता ही नहीं है ना। तो ये लोग भी डॉक्टर साहब थे, पता नहीं क्या लिख कर रख गए, आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। तो लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। देखो यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला तो, लेकिन आज तक कोई पढ़ा ही नहीं है ना, पढ़ा ही नहीं जा सका अभी तक। उसकी डिकोड क्या लिख कर गए, कोई डिकोड ही नहीं कर पाया। तो ये पता नहीं क्या लिख कर चले गए है ना, अपना ही इनका चल रहा था अलग, तो अभी लिखा रखा है, कोई पढ़ ही नहीं पाया। यहाँ का जो भी लिखित साक्ष्य मिला है, यहाँ ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है, और ये वाला जो लिखित साक्ष्य मिला है ये पढ़ा जा सका है, ये वाला लिखित साक्ष्य पढ़ा जा सका है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा ही नहीं जा सका। डॉक्टर साहब थे, लिख देते हैं, और क्या उसमें लिखा है, सिर्फ मेडिकल वाला पढ़ पाता है, और इनका तो मेडिकल वाला भी नहीं पढ़ पा रहा अभी तक, भगवान पढ़ पाएगा पता नहीं क्या है। और इनका जो है लिखित साक्ष्य है वो पढ़ा भी जा सका है। तो इनका विभाजन किस आधार पर किया गया, बेसिकली पुरातात्विक स्रोत के आधार पर कि लिखित साक्ष्य के आधार पर। लिखित साक्ष्य के आधार पर, जहाँ तक लिखित साक्ष्य नहीं मिला, जितने कालखंड में, उसको रख दिया प्रागैतिहासिक काल में। जहाँ तक कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला उसको कहाँ पर रख दिया, प्रागैतिहासिक काल में। और जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलना शुरू हो गया वहाँ तक का ऐतिहासिक काल में। जहाँ तक का लिखित साक्ष्य मिला तो, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, वहाँ तक का कहाँ रख दिया, आदि ऐतिहासिक काल में। और जहाँ से लिखित साक्ष्य मिला और उसको पढ़ा भी जा सका, उसको रख दिया ऐतिहासिक काल में। उसको किस में रख दिया, ऐतिहासिक काल में। तो बेसिक उसके हिसाब से ये जो विभाजन किया है, ये विभाजन किसने किया है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट, बोलो सब लोग, ब्रूसफुट, 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 ब्रूसफुट। यूपीपीसीएस में ये सवाल आया था कि जो है इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किसने किया है ना। जैसे बच्चे ने देखा रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट लगाते चले गए, जबकि रॉबर्ट ब्रूसफुट नहीं है। सवाल को ध्यान से समझना है, उसमें लिखा था त्रियुगीन। त्रियुगीन मतलब तीन युगीन विभाजन किसने किया है, वो हमारे थे क्रिश्चियन थॉमसन। क्रिश्चियन थॉमसन तो उन्होंने कहा विभाजन किस आधार पर होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पर मिली, ना कि इस आधार पर कि कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं मिली। इन्होंने किस हिसाब से किया,
ये यहाँ पर लिखे सच नहीं मिला, यहाँ पर मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, यहाँ पर मिला पढ़ा भी जा सका। तो कहा इस आधार पर हम विभाजन क्यों करें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं मिली, सीधे इस आधार पर विभाजन कर देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिली। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में क्या मिला, पत्थर की ही चीज़ें ज़्यादातर मिली, ज़्यादातर हथियार औजार जो कुछ भी मिला सब किस चीज़ का बना था, पत्थर का। और पत्थर को क्या कहते हैं, पाषाण, पत्थर को क्या कहते हैं। तो इन्होंने प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा, पाषाण का, थॉमसन ने क्या कहा, पाषाण का। यहाँ पर उनको क्या मिला, आदि ऐतिहासिक काल में कांसा मिला, कांसे की ज़्यादातर चीज़ें मिलती थी, तो इसको इन्होंने कह दिया कांस्य युगीन, कांस्य युगीन। इसको पाषाण को क्या कहते हैं, पत्थर कहते हैं, प्रस्तर कहते हैं, तो इसको प्रस्तर युगीन कह सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में कांसे की चीज़ें ज़्यादातर मिलने लगी थी, तो इसको इन्होंने कह दिया कांस्य युगीन। और ऐतिहासिक काल मतलब अभी का जल्दी ही का समय, इसमें लोहे की चीज़ें ज़्यादातर मिलने लगी थी। किस चीज़ की, लोहे चीज़ की, तो इसको इन्होंने कह दिया लौह युगीन। क्या कह दिया, लौह युगीन। प्रस्तर युगीन, कांस्य युगीन और ऐतिहासिक काल को लौह युगीन। यहाँ पर क्या मिला, लोहा, लोहा को क्या कहते हैं, लौह। और यहाँ पर क्या मिला था, कांसा, और कांसा को क्या कहते हैं, कांस्य युगीन। यहाँ पर क्या मिला, पत्थर, पत्थर को प्रस्तर युगीन, कांस्य युगीन और लौह युगीन। तो इनके लास्ट में क्या रहा, युगीन, युगीन। और यही पूछा था कि त्रियुगीन विभाजन किसने किया, क्रिश्चियन थॉमसन। रिवाइज करो सब लोग, किसने किया, क्रिश्चियन थॉमसन, क्रिश्चियन थॉमसन, क्रिश्चियन थॉमसन, 5 बार बोलो, क्रिश्चियन थॉमसन। त्रियुगीन विभाजन किसने किया, त्रियुगीन विभाजन। जबकि ये वाला विभाजन किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये सब लूसेंट वाले थे, है ना, लूसेंट में लिखा हुआ है। जैसे देखा त्रियुगीन विभाजन, लूसेंट वाले सब खटाखट मानने लगे रॉबर्ट ब्रूस फुट पे, लेकिन ये गलत था। तो त्रियुगीन विभाजन किसने किया, क्रिश्चियन थॉमसन ने। जबकि ये वाला विभाजन किसने किया था, ब्रूस फुट ने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। सबसे पहले पूरा पाषाण काल मतलब सबसे पुराना वाला पाषाण काल, फिर जो है फिर मध्य पाषाण काल, और फिर थोड़ा उसके और आगे आएंगे तो नया वाला, है ना, तो उसको इतिहास की भाषा में कहते हैं उत्तर पाषाण काल। तो नया वाला जो है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। तो सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल। बेसिकली इसको 4 भागों में तोड़ा जाता है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल, और उसके बाद ताम्र पाषाण काल। उसमें क्या था, चीज़ें कैसी मिल रही थी, तांबा और पत्थर दोनों मिले जुले हुए थे। हथियार कैसे थे, तांबा भी था और पत्थर भी था, तो उसको किस में कर रख दिया, ताम्र पाषाण काल में। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के देखो, इसका समय पहले देख लेते हैं। 25 लाख वर्ष से 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक, 12,000 ईसा पूर्व तक, 25 लाख साल पहले से 12,000 साल तक का ये समय था, 12,000 पहले तक का समय। और वर्ष नहीं, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व समझते हैं, थोड़ा बता देते हैं। देखो ईसा 0, ईसा मसीह के जन्म को कौन सा वर्ष मानते हैं, 0। इसके आगे का समय और इसके पीछे का समय, पीछे का समय ईसा पूर्व कहलाता है और आगे का समय ईसवी कहलाता है। आगे का समय ईसवी, पीछे का समय ईसा पूर्व। अंग्रेजी में तुम लोगों ने देखा होगा BC लिखा होता, और ईसवी को AC नहीं AD। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा से पहले, और AD का मतलब एक बार पूछा गया था, एना डोमिनी, एना डोमिनी, एना डोमिनी। एना डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म से आगे का समय। हम लोग इस समय AD में है कि BC में है, AD में है ना। 2022 चल रहा है, यानी कि ईसा के जन्म के कितने साल हो चुके हैं, 2022 साल हो चुके हैं। तो 0 वर्ष जब उनका जन्म हुआ था, उसके जन्म को 0 मान लिया गया, आगे का AD, पीछे का BC। तो ये जो है BC है, 25 लाख से 12,000 BC तक, 12,000 BC यानी कि ईसा पूर्व तक। के का मतलब सबको पता है 1000 होता है ना, आजकल तो सब समझ गए ऑनलाइन वाले में, के लिखकर आता है, तो के का मतलब 1000। 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक का समय पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद इसके बीच वाला, है ना,
मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल ये कहाँ से था? 12,000 से 5000, 12,000 से 5000 ईसा पूर्व तक, 12,000 से 5000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल। और इसके बाद नया नया एकदम तो उसको नव पाषाण काल या अन्य इतिहास की लैंग्वेज में उत्तर पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण या फिर उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। समझ पा रहे हो पीछे वाले? इसका समय क्या था? 5000 से 3000 ईसा पूर्व तक का, 5000 से 3000 ईसा पूर्व। तो बेसिकली हमारा पाषाण काल 3 भागों में बांट दिया गया। पूरा पाषाण काल, इसमें भी होता है पूर्व पाषाण, पूरा पाषाण काल, उत्तर पाषाण, उतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसमें मानव कैसा था? सबसे पहले मानव का जन्म किस काल में हुआ था? यहाँ पूरा पाषाण काल में। एक क्वेश्चन ये आया था कि सबसे ज़्यादा मानव ने समय कहाँ पर बिताया, मतलब किस कालखंड में बिताया? पूरा पाषाण काल में कि मध्य पाषाण काल में कि नव पाषाण काल में या फिर ताम्र पाषाण काल में? सबसे ज़्यादा मानव ने समय कहाँ पर बिताया? पूरा पाषाण काल में। देखो 25 लाख से 12,000 तक, यानी कि लगभग पूरा 12,000 घटा दे 25 लाख वर्ष तक इसमें समय बिताया, है ना। 25 लाख कह सकते हैं, है ना। लगभग 25 लाख वर्ष तक यहाँ पर पूरा पाषाण काल में समय बिताया। यहाँ पर 12 से 5, देखो BC उल्टा चलता है, याद रखना, है ना। ये BC उल्टा चलता है, 12, 5, फिर 11, 8 ऐसे आएगा पीछे की तरफ, और ये AD आगे की तरफ चलता है। समझ पा रहे हो? BC उल्टा चलता है, AD आगे की तरफ चलता है। तो ये तभी लिखा है, ये ना समझना कि 5000 से 12,000 तक होना चाहिए, 12,000 से 5,000 तक, है ना। मान लो यहाँ पर 12,000 था तो यहाँ तक आ गए, फिर धीरे धीरे उनको 0 की तरफ आना है। तो 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल, और 5 से 3,000 ईसा पूर्व तक नव या फिर उत्तर पाषाण काल। तो सबसे ज़्यादा मानव ने समय कहाँ पर बिताया? सबसे ज़्यादा समय मानव ने कहाँ बिताया? सबसे ज़्यादा समय मानव ने बिताया, सबसे ज़्यादा मानव ने समय पूरा पाषाण काल में बिताया। इसको मिटा देते हैं। देखो सबसे पहले जब मानव पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ तो वो कुछ जानता नहीं था। उसका ये पीछे हम लोगों के यहाँ पर ये गड्ढा टाइप का होता है, गर्दन के पास तुम लोगों ने देखा होगा, ये पहले उन लोगों का यहाँ पीछे होता था, उनकी गर्दन उठती नहीं थी यूँ, है ना। ये ज़्यादा गड्ढा हुआ करता था, यूँ झुक के चलते थे। फोटो देखा होगा इतिहास में, है ना, बंदर की तरफ थोड़ा झुके रहते थे। क्यों? क्योंकि ये जो गर्दन के पास ये गड्ढा टाइप का रहता है, ये अब हम लोगों के यहाँ हो गया, पहले बीच में होता था उन लोगों के, तो वो झुके रहते थे, तो झुक कर चलते थे। और ये वाला मानव जो था सभ्य नहीं था। ये मानव कैसा था? ये मानव सभ्य नहीं था, ये मानव सभ्य नहीं था। ये सिर्फ जो है इसका जीवन का मुख्य उद्देश्य था खुद जो है अपनों को, अपने शरीर का ध्यान रखना। तो ये कैसा मानव था? खानाबदोश था, खानाबदोश। ये कैसा मानव था? खानाबदोश। खानाबदोश समझते हैं? उसको सिर्फ अपने पेट से मतलब है, उसका पेट भर जाए, बाकी कहाँ क्या कुछ कर रहे हैं, धरती पे क्या हो रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने खाने का मतलब। दिन भर इधर उधर ढूंढते रहते थे। तो इनको खेती करना तो आता नहीं था, तो खाना कहाँ से लाते होंगे? जानवरों को मार करते, है ना। अब जानवर खुद को कहेंगे नहीं, आओ भैया हमको खा लो प्रेम से, हम बैठे हैं, आप खाते रहिए इधर साइड से, हम तब तक यहीं पे बैठे हैं, ऐसा कहेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या करते थे? शिकार करते थे, है ना। ये जानवरों का क्या करते थे? शिकार। तो शिकार को और क्या कहते हैं? आखेट। तो ये क्या करते थे? आखेट करते थे। ये मानव कैसा था? खानाबदोश था, और ये आखेट भी करते थे। आजकल का भी मानव खानाबदोश होता है जीवन की एक एज में। बताओ कौन सी एज में? आजकल अभी हम लोग भी खानाबदोश होते हैं, पूरे ज़िंदगी भर नहीं, लेकिन थोड़े समय के लिए होते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तब वो खानाबदोश होता है। घर में क्या हो रहा है उनके बला से, है ना। उनको अगर भूख लगी तो लो चिल्ला रहे हैं, जब तक उनको मिलेगा नहीं दूध में बोतल में दूध भर के, तब तक चाहे कुछ हो जाए, चिल्ला रहे हैं ना। तो आजकल भी मानो खानाबदोश होता है जन्म से 1-2 साल तक जब शिशु होता है। ये मानो कैसा था? खानाबदोश था। सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था? धरती पर किस महाद्वीप में इनका जन्म हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप में।
मानव का जन्म कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप में। तो इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना, क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? मानव जाति का पालना, क्योंकि यहाँ पर ही मानव जाति का जन्म हुआ था। मानव जाति का क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड, क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड। मानव का जन्म अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना। और ये मानव कैसा था? सभ्य था कि असभ्य था? ये मानव सभ्य नहीं था, असभ्य था। ठीक है, असभ्य मतलब ना कुछ पहने, ऐसे ही घूम रहा है, सिर्फ खाने से मतलब था, है ना। जिस दिन खाना नहीं मिल रहा है तो पता लगा घर का एक बूढ़ा सदस्य बैठा, उसी को निपटा दिया, कहें बाबा जी आज तुम ही हमारे भोजन हो, है ना। तो जिस दिन खाना नहीं मिला तो बाबा जी को निपटा दिया। तो ये असभ्य थे, है ना। साढ़ काल के मानव की सबसे जो है महत्वपूर्ण खोज क्या थी? आग की खोज। इन्होंने क्या किया था? आग की खोज इनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, है ना। धीरे धीरे ये साइंटिस्ट बनने लगे थे और सबसे पहले इन्होंने किसकी खोज कर दी? आग की खोज कर दी। तो देखो, अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है, जबकि एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है, सभ्यता का पालना। इसका मतलब यहाँ का जो मानव था एशिया का, हम लोग कौन से महाद्वीप में रहते हैं? एशिया में। तो एशिया का जो मानव था वो सभ्य था। तो एशिया, लेकिन सबसे पहले मानव यहाँ था ही नहीं। मानव कहाँ सब था? अफ्रीका में। अफ्रीका से ही इधर उधर खाने की तलाश में सब जगह फैल गया, खाने की तलाश में इधर उधर सब जगह फैला ये मानव। और एशिया में आया तो ये सभ्य हो गया, कृषि वृषि करने लगा था। तो एशिया को सभ्यता का पालना कहते हैं, एशिया को सभ्यता का पालना कहते हैं, अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं। पाषाण काल देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या था? बेसिकली पाषाण काल समझ रहे हो किस लिए कहते हैं? क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पर पत्थर की मिल रही थी, सब चीज़ें पत्थर की मिल रही थी। चलो पहले पूरा ही बता देते हैं। पूरा पाषाण काल में यहाँ मानव के हथियार कैसे थे? पत्थर के थे। हथियार इन लोगों के कैसे होते थे? पत्थर के, तभी इसको पाषाण काल कहते हैं। अब हथियार इनके भी कैसे होते थे? बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर नहीं, एकदम भयंकर, इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर के इनके पास हथियार थे। अब इतना बड़ा पत्थर कैसे, क्या करते थे? इधर कहीं पे जाके बहुत सारे पहाड़ पे बहुत सारे पत्थर इकट्ठा किए, अब पीछे से भेड़ बकरियों को लाए, हुलो 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 करके भैया चलो उधर, और सबको वहाँ पे ले गए, ऊपर से पत्थर ही ढकेल दिया, सब कुचल के मर गई और उन्हीं को खा लिया। तो इनके हथियार कैसे थे? बड़े बड़े पत्थर थे। पूरा पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के हथियार कैसे थे? बड़े बड़े पत्थरों के हथियार थे। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में आदमी क्या हुआ? इसका समय था 12,000 से 5,000 तक, 12,000 वर्ष से 5,000 ईसा पूर्व तक, है ना। ये BC है, ईसा पूर्व तक। तो इसमें अब मानो क्या हुआ? धीरे धीरे समझदार होने लगा। अब इतने बड़े बड़े पत्थर नहीं, छोटे छोटे हथियार अब उसके हो गए थे। अब इसके हथियार कैसे हो गए थे? छोटे हथियार हो गए थे, पत्थर के, छोटे पत्थर के हथियार थे। और अब हथियार क्या थे? नुकीले थे। पहले क्या थे? सीधे पत्थर पहाड़े मार देते थे। अब क्या करते थे? हथियार पत्थर के थे और उसमें नुकीला बना देते थे, धार बना देते, उसी से मार देते थे। तो अब इनके कैसे थे हथियार? छोटे पत्थर के। इसीलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। इसीलिए मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मान क्या होता है? पत्थर। जब तुम लोगों को भूगोल पढ़ाया था तो उसमें बताया था लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, स्थल मतलब, लिथ मतलब क्या? यही स्थल, पत्थर वत्थर, चट्टान। लिथ मतलब क्या होता है? चट्टान। तो माइक्रोलिथ इसको कहते हैं, किसको? मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। इस काल की सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस काल में अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार समझते हैं? दफनाना या जो है हिंदुओं में क्या जलाते हैं, मुसलमानों में दफनाते हैं, अन्य क्रिश्चियन लोग भी दफनाते हैं। तो अंतिम संस्कार इस कालखंड में शुरू हो गया था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? अंतिम संस्कार करना लोगों ने शुरू कर दिया था। एकदम होने नहीं लगा था, शुरुआत हुई थी अंतिम संस्कार की किस काल में? मध्य पाषाण काल में। तो अंतिम संस्कार को क्या कहते हैं? अंत्येष्टि। अंतोष्टि लिख गया क्या?
अंत्येष्टि का अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार कब शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल में। तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, कहाँ से शुरू हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। सिर्फ इतना याद रखना कि इसको माइक्रोलिथ कहते हैं और अंत्येष्टि का शुरुआत मध्य पाषाण काल से हो गई। 16 संस्कार होते हैं ना हम लोगों में, 16 संस्कार होते हैं। जब बच्चा घर में आता है, बच्चा मतलब शिशु, तब से ही एक संस्कार होता है, फिर जन्म, फिर अन्नप्राशन, कहीं मुंडन, बहुत सारे होते हैं ना। जनेऊ भी संस्कार एक होता है। जनेऊ को क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार। ऐसे ही करके 16 संस्कार होते हैं। तो उन संस्कारों में अंत्येष्टि संस्कार कहाँ? मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गया था। इसके बाद देख लेते हैं नव पाषाण काल, उत्तर या उत्तर पाषाण काल। नव या फिर उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या हुआ देखो, धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये जो आदमी था पाषाण काल में खाना बदोश था, पशुओं को खाता था। अब एक जगह जब ज़्यादा पशु हो गए, ज़्यादा आदमी हो गए, तो फिर ज़्यादा पशुओं को खाने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पशुओं की संख्या कम पड़ने लगी, बढ़ने नहीं लगी, कम पड़ने लगी। जब ज़्यादा मनुष्य हो गए, ज़्यादा मानव हो गया, तो ज़्यादा जानवरों को खाएगा। कहीं जंगल में रह रहा तो शिकार कर रहा है, अब जानवरों की संख्या वहाँ पे कम पड़ गई। तो क्या हुआ, अब आदमियों के मान लेते हैं ये एक पूरा जंगल है, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे 100-200 लोग रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ के लोग अपने यहाँ के सारे जानवर खा गए। अब उनको क्या करना पड़ा, अब उनको खाने की तलाश में क्या हुआ, आगे जाना पड़ा। तो इधर गए कहीं ढूंढने। अब यहाँ ये पहले से जो आदमी रह रहे हैं, इनके यहाँ इन्होंने कहा अरे ये बाहरी लोग आ गए, हमारा खाना खाया जा रहा है ना, हमारा ये लोग खाना खाए जा रहे हैं। तो क्या करें, अब इनको होने लगी दिक्कत। तो इन्होंने क्या कहा, इनको भगाया कि हटो हटो, ये हमारा इलाका है, यहाँ आप नहीं आ सकते, आप अपने इलाके में जाइए। तो फिर क्या हुआ, आदमियों में ही झगड़ा हो गया। आदमियों में ही झगड़ा हो गया। कहाँ पर? एशिया में। एशिया में ही आदमियों में झगड़ा हो गया। तो बेसिकली थोड़ा नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं। अरे समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं ये है मध्य एशिया। यहाँ पर क्या हुआ, झगड़ा हो गया, आदमियों में झगड़ा होगा। ये यहाँ से भाग भाग करके यहाँ आने लगे। जब झगड़ा हो गया तो क्या हुआ, इतना जो भी वो नहीं एनजीओ में कहता है, ईंटा पत्थर फरवा खुरपा जो भी मिला सब चला। तो इनका भी हाल था, जो भी मिला सब चला। तो ये जान बचाने के लिए क्या किया, वहाँ से भाग आए, पलायन कराए, है ना। पलायन करके कहाँ आए, इधर एशिया में चले आए। अब यहाँ पर भी क्या था, इनको भूख लगी, अब खाने की तलाश कर रहे थे। ये कैसे खाने की तलाश में इधर उधर भटके, और इनको यहाँ पे क्या हुआ, जानवर कम थे। तो इन्होंने क्या किया, कहीं पर देखा कोई चीज़, अब अपने भैया जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाएंगे। कहीं पर इनको एक मिला, पेड़ उखाड़ा, उसको खाया, वो मीठा मीठा लगा कि अरे ये तो इसमें मज़ा आ गया। तो उन्होंने कहा ये तो कुछ अच्छी चीज़ है, तो क्या किया जाए। तो फिर दूसरे आदमियों को बताया कि ये देखो यहाँ पे निकल रहा है, इसको खा रहे हैं। तो कहा अरे ये तो गाजर है, मज़ा आ गया हमको। गए फिर उधर नाना के बाग में, विकास जैसे चले जाते हैं, चुकंदर उखाड़ लाए, तो उसको भी खा रहे हैं। तो अरे इसमें तो और मज़ा आ गया। तो ऐसे इनको लगा अरे ये तो खाने की चीज़ है, और इसमें जो है जैसे हम जानवरों को खाते थे इनको भी खा सकते हैं, यहाँ से भी हमको अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि अब ये जो चीज़ खा रहे हैं ये ऐसे तो मिलेगी नहीं, तो इनको उगाना पड़ेगा। उनको लगा कि धरती से उगाती हैं, अभी हमने उखाड़ा था फिर यहाँ पे आ गई, तो क्या ऐसा तो हम कर सकते हैं, बहुत सारी उगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खाना इकट्ठा कर सकते हैं। ये लोग क्या थे, पहले खाद्य संग्राहक थे, खाना इकट्ठा करते थे। इन्होंने कहा ऐसे तो हम बहुत सारा खाना इकट्ठा कर सकते हैं। तो इन्होंने कृषि प्रारंभ कर दी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मानव ने कृषि का प्रारंभ की उत्तर पाषाण या नव पाषाण काल में। कृषि प्रारंभ हुई लगभग 7000 BC में, लगभग 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व समझ रहे हैं, ईसा के जन्म से 7000 साल पहले। अब से कितने साल पहले, अब कितने हो गए ईसा के जन्म के, 2022, यानी कि 2022 प्लस 7000, 9000 के आसपास साल पहले। तो सबसे पहले कृषि का प्रारंभ हुई थी किस काल में, नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल का समय है 5000 से 3000, 5000 से 3000। अब तुम लोग कहोगे कि इसका समय तो 5000 से 3000 BC है, और बता रहे हो 7000 BC, है ना। कहीं बता रहे हो 7000, इसका मतलब क्या है,
कृषि प्रारंभ हो गई थी पहले भी, लेकिन एकदम सिस्टमेटिक ढंग से कृषि कहाँ प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल में, है ना। जैसे कि 5G 6G अभी चल रहा है, दुनिया में तो चल ही रहा है, लेकिन अभी हम हमारे यहाँ है नहीं है। वैसे ही ये कृषि हो गई थी, लेकिन एकदम अच्छे ढंग से कब कृषि प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। तो कृषि कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में। और सबसे पहले कृषि कहाँ पर हुई थी? ये जो लोग लड़ाई झगड़ा करके इधर भाग आए थे, इन्हीं लोगों ने ही कृषि प्रारंभ की थी। कहाँ पर? सबसे पहले पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। कहाँ पर? मेहरगढ़। नोट्स में नहीं है क्या मेहरगढ़? मेंशन कर लो। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले कृषि की थी। सबसे पहले कृषि कहाँ पर हुई थी? मेहरगढ़ जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कब? 7000 ईसा पूर्व में, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच दो पहाड़ियाँ थी, उन्हीं के बीच में इस मानव ने सबसे पहले कृषि की थी। कहाँ पर? मेहरगढ़, पाकिस्तान। पहाड़ियों के नाम बताओ। सुलेमान, किरथर पहाड़ियाँ। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी स्थान का नाम मेहरगढ़, कई बार पूछा जा चुका। ठीक है। सबसे पहले मानव ने कृषि कहाँ पर की थी? मेहरगढ़ जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में, पहले तो वही भारत था। और पहाड़ियों का नाम सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच। सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी, साथ में रिपीट करो। सुलेमान किरथर पहाड़ी, सुलेमान किरथर, काहे नहीं बोल रहे भैया, बोलो। सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी, सुलेमान किरथर। एक पहाड़ी का नाम सुलेमान, एक का नाम किरथर। इन पहाड़ियों के बीच में इन्होंने सबसे पहले कृषि प्रारंभ की थी। जगह का नाम मेहरगढ़, देश का नाम वर्तमान पाकिस्तान, है ना। तो वर्तमान पाकिस्तान में इन्होंने सबसे पहले कृषि प्रारंभ की थी। क्लियर होगा? कृषि प्रारंभ कर दी है तो कुछ ना कुछ अनाज पैदा होगा। कृषि प्रारंभ की है तो सबसे पहले कृषि कैसे की जाती है? कृषि करोगे तो वहीं पे तुमको रुकना पड़ेगा। ठीक है। ये तो है नहीं कि यहाँ तुम बैठे हो, कृषि वहाँ हमारी चल रही है, ऐसा तो है नहीं। जहाँ पर कृषि करोगे वहाँ पे तुमको रुकना पड़ेगा। अगर रुकोगे तो फिर तुमको क्या बनाना पड़ेगा? घर बनाना पड़ेगा। तो आवास बनाना भी प्रारंभ कर दिया था मानव ने इसी काल में। कृषि प्रारंभ की तो आवास भी बनाना शुरू कर दिया। अब आवास बनाया तो आवास की कोई भी सुरक्षा भी करेगा, है ना। सुरक्षा कौन करेगा? तो इन्होंने एक जो है ताला तब तो बना नहीं पाते थे, तो एक पालतू पशु पाल लिया, कुत्ता, है ना। तो इन्होंने कुत्ते को पालना प्रारंभ कर दिया था। तो प्रथम पालतू पशु मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता। कृषि प्रारंभ की तो घर बनाना पड़ेगा, घर बनाया तो घर की रखवाली भी करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा चापलूसी कौन जानवर करता है? यही है ना। चापलूसी कह लो या फिर वफादार कह लो, कि अपने मालिक का सबसे ज़्यादा वफादार होता है। सिकंदर का घोड़ा बुके-फराल बहुत वफादार था। बुके-फराल, है ना। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई थी तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। घोड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, पाल लिया, घर भी बना लिया, कृषि भी करने लगे। अब कृषि करने लगे, कृषि से जो अनाज आएगा अब उसको कैसे ढो के लाएंगे? हाथ में पहले लाते थे, तो कहीं बहुत समय लग रहा है, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, कहीं पे एक जगह क्या हुआ, एक बार बहुत सारी मिट्टी पड़ी थी, वो सूख गई। तो कह रहे अरे ये तो काम की है, इसमें हम रख के हाथ में ऐसे थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली थी और सूख गई, अब इसमें पूरे में अनाज हम रख सकते हैं। तो कहा ये तो काम की चीज़ है, ऐसे हम अपने आप से बना सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मिट्टी गीली करके बनाया, इतने बड़ा थाली टाइप की बनाई, इसमें अनाज भर के ले जाने लगे। फिर कहा अरे इसको थोड़ा अगर ऊपर कर दें, ऐसे बिखर जाता है अनाज, ऐसे सीधी चादर टाइप का है तो बिखर जाता है, थोड़ा उसको ऊपर तसला टाइप का बना दिया, उसमें भर के ले जाने लगे। तो एक नंबर मज़ा आ गया। फिर क्या उसको थोड़ा और कहें, अभी पानी लाने में, कृषि करने में पानी पीने में दिक्कत होती है, तो कहें इसको थोड़ा और मिट्टी को ऊपर बढ़ाओ, और ऊपर बढ़ाते गए और बढ़ाते गए, क्या बना दिया लास्ट में? घड़ा बना दिया। ठीक है। तो घड़े का आविष्कार कब हुआ? घड़ा कब बनाया मानव ने? नवपाषाण काल में घड़ा। और मृदभांड, एक चीज़ आती है मृदभांड। मृदभांड समझ रहे हैं? मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को मृदभांड कहते हैं। मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को मृदभांड कहते हैं। तो मृदभांड क्या है? मिट्टी से जो भी चीज़ें बने सब मृदभांड है। तो मृदभांड का भी आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। मानव ने सबसे पहले मृदभांड कब बनाना शुरू किया? मृदभांड क्या है? मिट्टी से बनी वस्तुएं, मिट्टी से बनी वस्तुएं
जानकर हैरानी होगी कि मिट्टी से बना हुआ हल भी मिला हुआ है। मिट्टी से बना हुआ हल, उससे खेत जोत देते थे, इतना मतलब बनाया गया, उसको पका करके घड़ा जैसे बना दिया जाता पक्का, वैसे मिट्टी से बना हुआ हल भी मिला है। तो मिट्टी क्या, मृदभांड क्या होता है? मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं। जब मिट्टी से बनी हुई है वस्तुएं तो घड़ा भी क्या है? एक मिट्टी का ही बनी हुई वस्तु होती, तो घड़ा भी क्या है? मृदभांड है। घड़ा को ही थोड़ा और जो है अच्छा, अब क्या हुआ, आदमी थोड़ा और होशियार होने लगा, अब थोड़ा उसको जो है, ये पहले मृदभांड बनाया, धीरे धीरे घड़ा बनाया, अब उसका और मन करने लगा, तो इसी घड़े को थोड़ा और डिजाइन देने लगा, है ना, और सजाने लगा, इसी को थोड़ा बहुत और सजा दिया, अच्छा बना दिया, तो उसको क्या बना दिया? मनका। क्या बना दिया? बेसिकली ये घड़ा ही है, लेकिन ये नॉर्मल घड़ा है, ये इसमें थोड़ी डिजाइन चित्रकारी बना दी, है ना, फूल पत्ती वाली लगा दी उसमें, तो ये मनका बना दिया। तो मनका कब बनाया मानव ने? नवपाषाण काल में। सबसे पहला मनका कहाँ, किस काल से प्राप्त हुआ? नवपाषाण काल से या उत्तर पाषाण काल से। यहाँ तक क्लियर? चलो पहले यहाँ तक जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ठीक है। चलो बताओ, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस, तेज बोलो, इतिहास के जनक, इतिहास के जनक। इसके बाद बताओ, इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया? 3। कौन कौन से? ऐतिहासिक। इसके बाद बताओ, ये जो त्रियुगीन विभाजन किया था, ये किसने किया था? इतिहास का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन। और जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो विभाजन किया था, वो किस आधार पर किया था? कौन सी चीज़ कहाँ पर मिल रही, कौन सी नहीं मिल रही, है ना, लिखित साक्ष्य के आधार पर जो विभाजन किया था, किन्होंने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। इसके बाद पाषाण काल में के लिए सबसे पहले बताओ, पाषाण काल को कितने खंडों में विभाजित कर सकते हैं? अरे हटो। फिर मध्य, फिर नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, और इसके बाद ताम्र पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। पुरा का पाषाण काल की सबसे इम्पोर्टेंट खोज क्या थी? आग की खोज सबसे इम्पोर्टेंट खोज थी। मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं? मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं? अब देखो, यहाँ पर पत्थर बड़े थे, यहाँ पर पत्थर छोटे हो गए थे, तो पत्थर छोटा को क्या कहते हैं? माइक्रो, और पत्थर को लिथ। तो इसको किस नाम से जानते थे? माइक्रोलिथ। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? माइक्रोलिथ। इस काल की सबसे इम्पोर्टेंट बात, अंत्येष्टि यहाँ से शुरू हो गई थी कि मानव ने जो है अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख बात क्या थी कि यहाँ पर मानव ने कृषि प्रारंभ कर दी थी, घर बनाया था। प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। कहाँ पर कृषि की थी सबसे पहले? सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच, मेहरगढ़ पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान, मेहरगढ़। सर्वप्रथम कृषि कहाँ की गई? मेहरगढ़ पाकिस्तान में सबसे पहले कृषि की गई। इसके बाद जो है सबसे पहले किस चीज़ की खेती की गई? गेहूं और जौ की। गेहूं और जौ की। ये पुराना डाटा है, अभी एक नई चीज़ 2016-17 में भी खोजी गई है, अभी आगे बताएंगे। 2016-17 में भी एक और नई चीज़ खोजी गई। चलो यहीं पे बताए दे रहे हैं। सबसे पहले कृषि किसी की गई? मेहरगढ़ पाकिस्तान। अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ एक 2016 में अभी खोज हुई है, और अभी पीसीएस में पूछा भी गया है कि सबसे प्राचीनतम जो है कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य यूपी में, हमारे भारत में यूपी में एक जगह का नाम है लोहरादेव। यूपी में एक जगह का नाम है लोहरादेव। और यहाँ पर किसके कृषि के साक्ष्य मिले हैं? चावल के कृषि के साक्ष्य मिले हैं, सबसे प्राचीनतम। अभी हाल ही की खोज है 2016-17 की, और यूपी पीसीएस में पूछा भी जा चुका है। देखो अभी ये, अगर आपके ऑप्शन में मेहरगढ़ नहीं है तो देख लेना लोहरादेव होगा। देखो तुम लोगों को बेसिकली ऑप्शन में मेहरगढ़ मिलेगा। अगर मेहरगढ़ और लोहरादेव दोनों हैं, मेहरगढ़ और लोहरादेव दोनों हो, तो फिर किसको मारोगे?
लोहरा देव को मारोगे। ये लगभग कब मिला था? 8000 BC में, 8000 ईसा पूर्व लगभग ये चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल की कृषि के साक्ष्य। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोहरा देव यूपी में। और किस कृषि के? चावल की कृषि के। अगर ऑप्शन में लोहरा देव नहीं है तब हमारा मेहरगढ़ होगा। और वहाँ पर किसकी कृषि हुई थी? गेहूं और जौ की। यहाँ पर किसकी कृषि हुई थी? चावल की। तो अगर लोहरा देव ऑप्शन है तो लोहरा देव मेहरगढ़ दोनों हैं तब भी लोहरा देव। अगर सिर्फ मेहरगढ़ है, लोहरा देव नहीं है, तब हमारा आंसर मेहरगढ़ होगा। ठीक है। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लोहरा देव उत्तर प्रदेश, लोहरा देव उत्तर प्रदेश। देख लेते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल मतलब अब जो है पत्थर की चीज़ें तो मिल ही रही थी, साथ में पत्थर के साथ साथ तांबा भी उसमें मिला हुआ था। इसका मतलब क्या है? मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। इस काल में मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। अब तांबे की खोज मतलब अब देखो आदमी को जो शिकार जो है, अब जानवर और होशियार हो गए। अब जानवर और होशियार हो गए तो मानव भी और होशियार हो गया। पहले पत्थर के बड़े बड़े हथियार, फिर छोटे हथियार, फिर उससे भी छोटे। अब जो है इतना छोटा सा बना लिया, आगे पिन और पीछे क्या किया? इतना बड़ा तांबे की उसमें लगा दी रॉड। ठीक है, परशुराम वाला फरसा बना लिया। पीछे जो है तांबे की जो है रॉड लगा दी। अब क्या है? दूर से ही चला के मार दे रहा है। तो ऐसे छोटा सा पत्थर मारेगा तो उसमें जानवर मरेगा नहीं। इतना बड़ा तांबे का रॉड लगा लिया पीछे से, और आगे पत्थर का इतना छोटा सा उसमें नुकीला बना के लगा लिया, और दूर से ही फेंक के मार दिया, जानवर के आर पार चला गया। तो अब क्या हुआ? अब जो हथियार कैसे मिले थे? तांबे और पत्थर के मिले हुए थे। इसीलिए इस काल को क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल। इसको एक और नाम से कहते हैं चिल्कोलिथ। चिल्कोलिथ। इसको आज किस नाम से जानते हैं? चिल्कोलिथ। तो ताम्रपाषाण को और किस नाम से जाना जाता है? चिल्कोलिथ। और इस काल में बेसिकली क्या था? हथियार जो मिले थे जिसमें पत्थर और तांबा दोनों ही मिला हुआ था, तो इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं। चिल्कोपाइराइट अयस्क है ये तांबे का, चिल्कोपाइराइट तांबे का अयस्क है। ये फिर आज जो है ये पाषाण काल वाला पूरा हो ही जाए। ठीक है। अब आगे की चीज़ें थोड़ा इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर में जगह का क्या नाम है? बुर्ज होम। बुर्ज होम। यहाँ पर हमें जो है गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास मतलब समझ रहे? गर्त मतलब क्या होता है? जमीन के अंदर गड्ढा, जमीन के अंदर गड्ढा। तो यहाँ पर क्या करते थे? जम्मू कश्मीर में बेसिकली बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ता है, तो जाड़े और जो है जानवरों से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग क्या करते थे? ज़मीन के अंदर गड्ढा बना लेते थे, उसी के अंदर जाकर अपना घर बना लेते थे, वहीं पे रहते थे। जैसे इग्लू टाइप का है ना, तो इग्लू टाइप का ये लोग घर बना लेते थे। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से। बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर जो हमें मिला है, मानव के साथ साथ कुत्ते का भी जो है कंकाल मिला है। मानव के साथ साथ कुत्ते का भी साक्ष्य मिला है कि यहाँ इनके साथ में कुत्ता भी गर्त में रहता था। अब ये कुत्ता साथ में वहाँ पर किसी कारणवश मर गया या मानव के साथ में कुत्ते को दफनाया गया, यही अनुमान लगाया जा सकता है। तो बुर्ज होम में गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं और मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया हुआ पाया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बाद इधर चले आते हैं उत्तर प्रदेश में। अपने उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कोल्डिहवा। उत्तर प्रदेश में जगह का नाम है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। और उत्तर प्रदेश के ही लोहरा देव से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के ही लोहरा देव से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, या चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लगभग 8000 ईसा पूर्व। उत्तर प्रदेश के ही लोहरा देव में चावल के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं।
भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाओं में क्या किया गया है? गुफा है, वहाँ पर पत्थरों से जो है ऐसे खुरेद करके दीवार पे जो चित्र बनाए गए हैं। बहुत अच्छे चित्र नहीं, ऐसे ही बनाए गए हैं। अब आदि मानव जो था, ये जो सबसे पहला वाला मानव था, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं मिली, वहाँ पर क्या की थी? चित्रकारी की थी। तो इनको क्या कहते हैं? शैल चित्र। शैल मतलब पत्थर के चित्र या शैल चित्र। शैल चित्र मतलब गुफा के अंदर। तो ये कौन से मिले हैं? शैल चित्र। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश की। यहाँ पर मानव ने क्या किया है? चित्रकारी की है। इन चित्रों को क्या कहते हैं? शैल चित्र के कहते हैं। कैसे चित्र बनाए होंगे? बस ऐसे नॉर्मली क्या किया, बहुत अच्छे चित्र नहीं है, एक ऐसे बना दिया जानवर, एक आदमी बना दिया ऐसे, जैसे कक्षा एक वाले बच्चे बनाते हैं, और उनको ऐसे मारते हुए दिखा दिया। क्या किया? यहाँ पे एक ऐसे जानवर बना दिया, ऐसे ये जानवर बना दिया, इसके 4 पैर बना दिए, इसके ऐसे यूँ हाथी बना दिया, एक यहाँ पे आदमी बना दिया, इसके हाथ लगा दिया, और ऐसे ये भाला से इसको मार रहा है। ठीक है, ऐसे ही चित्रकारी हुई है। छोटी, बहुत अच्छी चित्रकारी नहीं है। आदि मानव था, अब उसके पास इतना ज्ञान नहीं था कैसे अच्छी पेंटिंग बनाई जाए, तो उसने ऐसे ही छोटा बहुत थोड़ा बहुत बनाया है। भीमबेटका कहाँ पर गुफाएं हैं? ये मध्य प्रदेश में। अब एक चलो और बता देते हैं, मध्य प्रदेश में जिला भी बता देते हैं। ये तो पूछा जा चुका है कई बार। तो मध्य प्रदेश में जिला का नाम देख लो, रायसेन जिला। जिला कौन? रायसेन जिला। मध्य प्रदेश में रायसेन जिला। नदी भी बता देते हैं, नदी नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी में पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। भीमबेटका की गुफाएं कई बार पूछा जा चुका है, तो थोड़ा बता देते हैं, हो सकता है यहाँ से फैक्ट आ जाए। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, जिला रायसेन जिला, नर्मदा नदी घाटी में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ये गुफाएं हैं। ठीक है, पर्वत श्रेणी, विंध्याचल, नदी नर्मदा, जिला रायसेन, भीमबेटका की गुफाएं, राज्य मध्य प्रदेश। यहाँ पर मानव ने क्या किया था? आदि मानव ने चित्रकारी की थी। सत्तारी बैठा होगा, क्या करें, कुछ काम धंधा तो था नहीं, है ना। ज़्यादा बच्चे हो गए तो बच्चे शिकार पे चले गए, बाबा बैठे हैं सत्तारी, क्या करें। अभी 8 से 10-15 साल पहले देखो, दोपहर में कुछ काम नहीं रहता था लोगों के पास, शेयर खेलने जाते थे बाग में, और कोई काम नहीं था, है ना। कहीं पे जो है ये तोता और मैना चलता रहता था। दोपहर में क्या करते थे? मोबाइल होता नहीं था, है ना, लाइट दोपहर में आती नहीं थी, टीवी देख लें, कुछ होता नहीं था, कहीं कोई सो रहा है, कहीं खेल रहा है, यही सब। तो वैसे ये लोग भी सत्तारी बैठे थे, क्या किया, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो चित्रकारी ही कर दी। मध्य प्रदेश क्लियर? मध्य प्रदेश। इसके बाद मध्य प्रदेश, इधर बिहार सब थोड़ा बहुत मिला है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, किसी काम का नहीं है। तमिलनाडु में आ जाते हैं, तमिलनाडु में आ जाते हैं, यहाँ समुद्र के किनारे तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहाँ पर एक जगह है मदुरई, मद्रास। तमिलनाडु में एक जगह का नाम है मद्रास। मद्रास का वर्तमान नाम क्या हो गया? ये जो चेन्नई थी इसी को अब मद्रास कहने, जो मद्रास था इसी को अब चेन्नई कहने लगे, है ना। तो जो चेन्नई है, यहाँ पर जो है क्या हुआ, सबसे पहले जो है एक जगह का नाम है पल्लवरम। कहीं कहीं पर पल्लवरम लिखा है, कहीं पर पल्लवरम लिखा है, वो समझ जाना, ठीक है। पल्लवरम इस जगह का नाम क्यों था? क्योंकि यहाँ पर पल्लव वंश के राजा यहाँ पर शासन करते थे, है ना। तो ये कौन सा राज्य था? पल्लव राज्य। तो इसी जगह को क्या कहते हैं? पल्लवरम। यहाँ पर सबसे पहले मानव का कंकाल मिला, सर्वप्रथम मानव का कंकाल में पूरा कंकाल नहीं मिला, सिर्फ खोपड़ी मिली है। क्या मिला है? खोपड़ी, ये जो होता है कपाल इसको कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले तमिलनाडु के मद्रास में जगह का नाम पल्लवरम में मानव की खोपड़ी मिली है। सबसे पहले मानव की खोपड़ी कहाँ मिली? पल्लवरम। देखो ये लोग क्या थे, यहाँ पर समुद्र के किनारे, यहाँ मद्रास में क्या है, ये सब समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा मतलब बीच। तो ये लोग बीच में कुछ लोग आकर
पल्लव मतलब पल्ली डाल के एकदम बैठे हुए थे और साथ में क्या लाए थे, रम लाए थे, वहीं पे छुट्टी बिताने के लिए संडे के लिए आए थे। तो रम लाए, पल्ली डाल के, पल्लव डाल के एकदम आराम से बैठे थे, नशे में हो गए, जहरीली शराब थी या कुछ भी कह लीजिए, या फिर समुद्र में कुछ तूफान आ गया और ये लोग वहीं पे मर गए। तो इनकी सबसे पहले मानव की खोपड़ी कहाँ पर मिली थी, पल्लवरम में। ठीक है, ये कहाँ पर है, मद्रास, वर्तमान नाम चेन्नई, राज्य का नाम तमिलनाडु। यहाँ पर सर्वप्रथम मानव कंकाल मिला था। ठीक है, सर्वप्रथम मानव कंकाल, पूरा कंकाल नहीं मिला था, सिर्फ ये खोपड़ी मिली थी, पूरा कंकाल नहीं मिला था, सिर्फ खोपड़ी मिली थी। यहाँ तक क्लियर है।